नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम इतिहास में देख रहे थे संगम राजवंश। संगम राजवंश का जो विभिन्न आयाम था, जैसे पॉलिटिकल सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक प्रशासन, धर्म, समाज के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब बारी है इसकी कला की और इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले कला देखेंगे। जो टॉपिक है संगम राजवंश है। संगम राजवंश एक साथ पढ़ना आपको। चोल, चेर, पांडव सबको एक साथ रखेंगे। इसमें आपको पढ़ना है नेक्स्ट में कला। इससे पहले वाली वीडियो को आप देखिएगा। इसके बाद जस्ट का ये वीडियो है इतिहास पे। तो कला के विभिन्न आयाम होते हैं। संगम काल में कला के सभी रूप विकसित हुए थे। कला के कौन कौन से आयाम है या रूप हैं, तो इसमें बोलेंगे कला के संगम काल में साहित्य। साहित्य का खूब उत्थान हुआ था। तो एक से एक साहित्यकार थे, राइटर थे, कवि विशेषज्ञ थे। पुनः इसके बाद बोलेंगे नृत्य, संगीत। नृत्य, संगीत और इसके साथ साथ में क्या बोलेंगे आप? नृत्य हो, संगीत हो, चित्रकला। मणिमेखलाई में चित्रकला का उल्लेख है। तो ये सभी आयाम संगम काल में फले फूले उन्नति हुए। तो शायद तो पहले आप देख चुके हैं। इसमें देखिए नृत्य में क्या बोलेंगे कि नृत्यांगना होती थी। विशेष रूप से नृत्यांगना उस समय की डांसर थी। राज दरबार में नृत्य करती थी और इनको पुरस्कार दिया जाता था। राजा प्रोत्साहन देते थे, मंत्री परिषद प्रोत्साहन देते थे, पुरस्कृत करते थे। तो राज दरबार नृत्यांगना से भरा हुआ था। काफी सारे नृत्यांगना नृत्य करते थे। इस विशेष प्रकार के नृत्यांगना थे, डांसर थे। बाद में देवदासी प्रथा पढ़ेंगे तो देवदासी प्रथा को कहीं ना कहीं इसी नृत्यांगना से ही प्रोत्साहन मिला था। तो इसमें क्या बोलेंगे, जो राज दरबार में नृत्यांगना होते थे, नृत्यांगना को विशेष रूप से ट्रेन किया जाता था। किसमें? चित्रकला में, नृत्य में, पाक कला अर्थात खाना बनाने वाली सारी विषय वस्तु हो तो पाक कला। फिर वीणा वादन में, बांसुरी वादन में, ये हर तरीके से निपुण थी। तो क्या बोलेंगे, हर तरीके से निपुण थी कला में। सभी प्रकार की कलाओं से इनको बेल रूप से ट्रेन किया जाता था। इस प्रकार से क्या करती थी, राज दरबार की शोभा बढ़ाती थी। साथ साथ में नृत्यांगना का उल्लेख भरत ने किया है भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम में जो भरत हैं बहुत बड़े, क्या बोलेंगे आप, कि नाटक शास्त्री थे। इन्होंने भरतनाट्यम नामक एक नाटक लिखा है। तो इसमें जो भी डांस की कला के रूप हैं, डांस से संबंधित जो भी कला के हस्त भाव है, रूपरेखा है, उसको उल्लेख किया है। इसमें इन्होंने नृत्यांगना के बारे में भी उल्लेख किया हुआ है। तो आप अगर दक्षिण भारत में देखेंगे जो क्लासिकल डांस चलता है, तो उस क्लासिकल डांस में नृत्यांगना का जो हस्त मुद्रा है, हाव भाव है, वो लिया गया है और आज भी कन्वेंशनल रूप से चल रहे हैं। तो इनका लगातार इतिहास में महत्व बना हुआ है। साथ साथ में वात्सायन। वात्सायन बोलेंगे, इनका है कामसूत्र। तो कामसूत्र इन्होंने लिखा है। वात्सायन ये भी बहुत बड़े राइटर थे। तो कभी कभी मैचिंग करने के लिए देता है, जैसे भरत का भरतनाट्यम है, वात्सायन का कामसूत्र है। तो इन्होंने भी उल्लेख किया है नृत्यांगना का। ये हो गया नृत्य के बारे में। पुनः संगीत। उस समय जो संगीत था वो भी चलन में था। जो कवि थे, कवित्री, दोनों अपने कविता को एक संगीत का रूप देते थे। अर्थात जो कविता था उसको लयबद्ध करते थे और प्रस्तुति करते थे। तो महिला या पुरुष दोनों हो, देखिए इसमें महिला या पुरुष दोनों कवि कवित्री होते थे। कवि कवित्री, तो ये महिला हो गई और ये पुरुष हो गया। कि जो भी कविता लिखते थे उसको एक संगीत का रूप दे दिया जाता था और प्रस्तुति की जाती थी। उस समय संगीत के अलग अलग वाद्य यंत्र भी थे, जैसे वीणा,
ढोल। तो इस तरीके से खोज उसी समय हो चुकी थी। वाद्य यंत्र जैसे वीणा, ढोल, मृदंग, कई सारे वाद्य यंत्र की खोज हो चुकी थी। संगीत का एक माहौल था संगम काल में, खूब फला। नृत्यांगना जो थी इसको विशेष रूप से समर्थन देती थी, ये इनको समर्थन देते थे। राज दरबार हमेशा भरा रहता था। चित्रकला का एक ही जगह उल्लेख है मणिमेखलाई में कि चित्रकला भी होती थी। फिलहाल साहित्य तो आपने पहले पढ़ा। नृत्य के बारे में कुछ विशेष जानकारी जो अभी आपको मिला, और संगीत के बारे में ये लिखना है कि कवि कवित्री होते थे, जो भी कविता थी इनके वो संगीत के द्वारा लयबद्ध कर दिया जाता था। वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता था। वीणा, ढोल, मृदंग कोई नए नहीं है, ये संगम काल से ही चलते आ रहे हैं, इनका उल्लेख है। अब यहाँ पे पढ़ना है आपको इकोनॉमिक सेक्शन, अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक्स कैसी थी? इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के सेक्शन आप करेंगे। एक साइड कृषि, फिर शिल्प उद्योग और व्यापार वाणिज्य। तो ट्रेड और कॉमर्स कर लीजिए। देखिए कृषि जो संगम काल था उस समय का जो मुख्य फसल था, जो मुख्य फसल आप बोलेंगे मेन फसल क्या होता था, तो मुख्य फसल हमेशा से दक्षिण का आज भी चावल है। मुख्य फसल बोलेंगे चावल था। लेकिन इसके साथ साथ में दक्षिण प्राचीन काल से ही किस चीज की एग्रीकल्चर के लिए फेमस है? कृषि के लिए तो आप बोलेंगे मसालों के लिए। दक्षिण में मसाले के लिए हमेशा से फेमस रहा है। पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, सभी ने मसाले का ट्रेड किया है और मसाला वर्ल्ड लेवल पे सप्लाई भी होता है आज भी। तो मसाले में क्या बोलेंगे? दालचीनी, इलायची, फिर लौंग, अदरक, हल्दी, काली मिर्च। इतना तो विशेष रूप से दक्षिण भारत में होता है, जिसमें इलायची और काली मिर्च। काली मिर्च को यवनप्री बोलते थे यूनानी लोग, यवनप्री। ये काली मिर्च को यवनप्री के नाम से जाना जाता था। तो मसाले का एक्सपोर्ट करते थे ये वर्ल्ड लेवल पे, यूनान के साथ और रोम के साथ जो इनका ट्रेड चलता था उस समय होता था। तो ना विविध प्रकार के फसल होते थे। फसल जैसे विविध प्रकार के फल लिखेंगे, विविध प्रकार के फल। फ्रूट में जैसे नारियल है। तो दक्षिण भारत में आपका फसल में क्या बोलेंगे? चावल, फिर और है मसाले, फल में नारियल है। विविध कॉमर्शियल फसल, अब यहाँ कॉमर्शियल फसल में लिखना है आपको गन्ना, कपास, ये अलग से होते थे। गन्ना, कपास, आज भी दक्षिण भारत में गन्ना होता है, तमिलनाडु में गन्ना हो रहा है। तो गन्ना और कपास का भी प्रोडक्शन होता था और इसको भी एक्सपोर्ट किया जाता था। अब कृषि था तो कृषि के लिए बांधों का उल्लेख किया जाता है कि बांध बनाए जाते थे और नहरों का निर्माण किया जाता था सिंचाई साधन के लिए। तो बांध और नहर से क्या होते थे? आप बोलेंगे सिंचाई मिलती थी। ऑलमोस्ट कृषि में सभी एक ही जैसा लिखना है, बस फसल का अंतर आता है जलवायु के कारण कि उत्तरी भारत की जलवायु दक्षिण भारत की जलवायु से अलग है। तो जलवायु के हिसाब से थोड़ा सा फसल भी अलग हो जाते हैं। मसाले विशेष रूप से आप लिख देंगे, जब भी आप दक्षिण का पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर, तो मसाले का जरूर उल्लेख करेंगे, इतने मसाले का। तो ये हो गया आपका कृषि। कृषि को हमेशा सपोर्ट दिया जाता था क्योंकि भूमि ही मेन इनकम था। भूमि जो था इनकम का मेन स्रोत था। ठीक है। शिल्प उद्योगों में फिर आप क्या पढ़ते हैं? जो पहले से पढ़ते आ रहे थे मौर्य काल में, उसी में जोड़ना है आपको। धातु कर्म वाले
चमड़े का सामान बनाने वाले, चमड़ा निर्माता लिख दीजिए, चमड़े का सामान बनाने वाले, जहाज बनाने वाले, वस्त्र बनाने वाले जिसको बुनकर बोलते हैं, धातु कर्म, चमड़े के सामान, जहाज, वस्त्र निर्माता, रस्सी का निर्माण करने वाले, रस्सी निर्माता। ये शिल्प उद्योग तो हर कहीं पे आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टेराकोटा का उल्लेख नहीं है। फिर भी ये नॉर्मल है, जो आपको लिखना रहता है हर जगह शिल्प उद्योग में प्राचीन काल में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि विशेष रूप से दक्षिण भारत में क्या जुड़ जाता है, मलमल, वह सूती वस्त्र जो जुड़ता है, सूती वस्त्र, इसको देखना है थोड़ा सा कि मलमल सूती वस्त्र दक्षिण भारत में इनका हमेशा से ट्रेड में दबदबा रहा है। तो क्या बोलेंगे कि मलमल और सूती वस्त्र, इन दोनों की विशेष रूप से जो वस्त्र बनते थे, वस्त्र पर नक्काशी की जाती थी, अच्छे से उसकी नक्काशी की जाती थी, बेल बूटे बनाए जाते थे, बेल बूटे, महीन बारीकी, क्या बोलेंगे, महीन बारीकी, हाथ से ही बिना जाता था लेकिन बारीक तरीके से, पता नहीं चलता था कि किसने बिना है, तो महीन बारीकी कलाई थी, कलाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात बोलेंगे वस्त्र पर बेल नक्काशी थी, बेल बूटे बने होते थे, महीन नक्काशी, महीन बारीकी कलाई होती थी। तो मलमल सूती वस्त्र का डिमांड था वेस्टर्न कंट्री में, उस समय रोम सम्राट था, यूनान सम्राट, इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। फिर यहाँ पे एक चीज और जुड़ जाता है, हाथी दांत का व्यापार, हाथी दांत। अब ये क्या था, यहाँ पे देखिए कुछ लिखना होगा कि हाथी दांत जो था उड़ीसा इसके लिए फेमस था, हाथी दांत पे नक्काशी के लिए। हाथी दांत जो था उसमें नक्काशी होती थी उड़ीसा, उड़ीसा में। तो जो भी हाथी के दांत थे, हाथी के दांत पे कुछ लिख दिया गया, ये नक्काशी कर दी गई, मान लेते हैं किसी मछली का चित्र बना दिया गया हाथी के दांत पे, वो नक्काशी होता था, तो हाथियों का शिकार होता था। फिर जो हाथी दांत थे उसमें नक्काशी की जाती थी, इसका एक्सपोर्ट किया जाता था, तो काफ़ी महंगा होता था। प्लस मलमल कहाँ मिलते थे, तो आंध्र प्रदेश मलमल के लिए फेमस था, आंध्र प्रदेश मलमल के लिए फेमस था। तो इतना आपको लिखना होगा शिल्प उद्योगों में, धातु का सामान बनाने वाले, चमड़े का सामान, जहाज निर्माता, वस्त्र बुनकर, रस्सी निर्माता, मलमल का सामान बनाने वाले, सूती वस्त्र का निर्माण करने वाले, हाथी दांत, थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगला, व्यापार और वाणिज्य पे, कॉमर्स। जो कॉमर्स था, व्यापार वाणिज्य से दो तरीके से होते हैं, इसको दो सेक्शन में करेंगे। एक लिखेंगे आंतरिक भाग, आंतरिक ट्रेड, आंतरिक व्यापार, और दूसरा क्या लिखेंगे, विदेशी व्यापार। तो दो प्रकार के ट्रेड होते हैं हमेशा, एक देश के अंदर चलता है, एक देश के बाहर चलता है। जो आंतरिक व्यापार रहता है देश के अंदर ही होता था। अब आंतरिक व्यापार में आप क्या लिखेंगे कि कारवा चलता था। कारवा क्या होता है कि बैलों के द्वारा जो एक के बाद एक बहुत सारे व्यापारी बैल लेके उसमें सामान, बैलों का रथ निकाल रहे हैं, उसमें बहुत सारे सामान डाल लिए, तो कारवा निकलता है व्यापारियों का, और एक बाजार से दूसरे बाजार में जाते थे, तो कारवा शब्द का इस्तेमाल करता है। ठीक, उसे कारवा बोलते हैं कि एक के बाद एक बैलगाड़ियों से भरा हुआ सामान, व्यापारी एक बाजार से दूसरे बाजार जा रहे हैं, बाजार टू बाजार जा रहे हैं, या गांव टू गांव जा रहे हैं, तो सफर तय कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो आंतरिक व्यापार होता था, इसमें बोलेंगे आप कि विनिमय प्रणाली पे आधारित था। पूछ लेता है क्या करेंसी पे आधारित था, किस पे आधारित था, तो बोलेंगे विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली का क्या मतलब था, जैसे कि एक पक्ष मछली दे और दूसरा पक्ष, मान लेते हैं एक पक्ष मछली दे रहा है तो दूसरा पक्ष चावल देगा, तो चावल के बदले मछली मिल जाए, मछली के बदले चावल मिल जाए,
तो देशी व्यापार अर्थात आंतरिक व्यापार एक्सचेंज के माध्यम से होता था। सभी ऑलमोस्ट एक्सचेंज में काम आते थे, जैसे नमक हो, साड़ी, मछली, चावल, ये सब क्या थे, एक्सचेंज का माध्यम बन जाते थे, विनिमय का माध्यम, अदला बदली, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो विनिमय में काम आ जाते थे। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, व्यापार को दो सेक्शन में करना है आपको, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार। अब आंतरिक व्यापार में आपने क्या किया, कारवा के बारे में जिक्र करेंगे कि व्यापारियों का कारवा चलता था। बैलगाड़ियों में सामान भर के व्यापारियों का एक समूह एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाता था, बाजार टू बाजार, गांव टू गांव जाता था। जो व्यापार होते थे वो विनिमय प्रणाली पे आधारित थे। कहीं पे एक जगह अधिक मछली है तो कहीं चावल अधिक है, जहाँ पे चावल अधिक होता था वहाँ मछली की कमी होती थी, जहाँ मछली अधिक होती तो चावल की कमी होती थी। रिजल्ट ये रहता था, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। ऑन एक्सचेंज का माध्यम नमक, ताड़ी, मछली, चावल जैसे काम करते थे, विनिमय प्रणाली पे आधारित थे। मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, लिखेंगे कि मुद्रा का चलन नहीं था। ठीक है, क्रॉस कर देंगे इसको। अब विदेशी व्यापार, यहाँ पे लिखना है विदेशी व्यापार किसके किसके साथ होता था। तो देखिए, यूनान के साथ, ग्रीक के साथ, यूनान, रोम के साथ, ग्रीक में लिखना है रोमन, अरब देश के साथ, अफ्रीका, और साथ साथ में इंडोनेशिया। इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड था संगम काल में, मतलब ऑलमोस्ट एशिया के सभी भाग में, ईस्ट एशिया हो, वेस्टर्न एशिया हो, आसियान कंट्री, यूनान हो, रोम हो, अरब अरब क्षेत्र, अफ्रीका हो, तो सबके साथ व्यापार चल रहा है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये केरल है, इधर क्या है आपके, समुद्र है, पूरा इस साइड है, पूरा कोस्टल बेल्ट है, ये समुद्र है। तो जहाज इस साइड भी जा रहे हैं, इधर से जहाज आ रहे हैं, प्लस इधर से जहाज जा रहे हैं, उस साइड से जहाज आ रहे हैं। ये श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ ये चल रहा है। तो देखिए चारों डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, व्यापार चल रहा है इनका। व्यापार के जरिए संगम काल बहुत ज़्यादा उन्नति किया था, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड चलता था। और व्यापार में उस समय यूनान का पतन हो चुका था, यूनान की जगह रोम ने ले लिया था। तो कई सारे रोमन शासक हुए थे, जैसे नीरो का उल्लेख है, एक रोमन शासक है नीरो, दूसरा है अगस्टस, महान हुए थे रोमन शासक अगस्टस। तो इन्हीं के संगम काल में ही रहते थे, मतलब समकक्ष संगम काल के। संगम काल में इनका ट्रेड चलता था और भारत सरप्लस में था। उस समय जो ट्रेड होते थे, हमेशा से भारत अधिक एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट कम कराता था। अर्थात इनकी जो करेंसी होती थी, पैसा, रोमन मुद्राओं का चलन यहाँ पे अधिक था। तो रोम से सोना आते थे और घोड़े आते थे, और बाकी एक्सपोर्ट इंडिया से होता था। फिर भी एक बार देखते हैं इसको थोड़ा सा। विदेशी व्यापार हम देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो बंदरगाह का उल्लेख करेंगे आप। एक महत्वपूर्ण बंदरगाह मुजिरिस, प्राचीन काल का बंदरगाह मुजिरिस। ये हमेशा पूछता है मुजिरिस बंदरगाह क्या बोलेंगे। मुजिरिस एक बंदरगाह था, केरल के पास है, मालाबार तट के पास। पुनः हर का अपना अपना एक बंदरगाह था। पहले तो आप चेयर कर लीजिए, चेर का प्रधान बंदरगाह मुजरिस नहीं था। मुजरिस इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, बट चेर का बंदरगाह था बंदर नामक एक बंदरगाह। पुनः चोल का क्या बोलेंगे, कावेरी पट्टनम। ये जो चोल था ऊपर में, यहाँ पे कावेरी पट्टनम। पहले उरियूर था, राजधानी जो थी उरियूर, बाद में कावेरी पट्टनम। तो ये हो गया एक दो बंदरगाह। पांडे का जो बंदरगाह, एक मुख्य बंदरगाह क्या बोलेंगे, सालियूर। ये आपने लिखा है बंदरगाह को। मुजरिस क्या था, धीरे धीरे समय के साथ दक्षिण का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में उभरा था। लेकिन मुजरिस उस समय भी बंदरगाह थे। तो ये आपने लिखा मुख्य बंदरगाह। अब आपको लिखना है अन्य बंदरगाह भी थे।
अन्य बंदरगाह में आप डालेंगे मुजरिस को, दूसरा डाल दीजिए टोंडी, टोंडी को। ऐसे करके दर्जनों लिखेंगे आप, दर्जन बंदरगाह थे। अब जो बंदरगाह था, जहाज़ों से सामान, जो जहाज़ थे, जहाज़ों से भरा रहता था सामान, बड़े-बड़े जहाज़ थे, जहाज़ थे, जहाज़ क्या था? सामानों से भरा रहता था। तो बंदरगाह पे सामान उतरते थे, यहाँ पे उतर रहे हैं, कावेरीपट्टनम बंदरगाह, मुजिरिस पे, टोंडी पे, हमेशा से उतर रहे हैं। कस्टम अधिकारी थे, जो कस्टम शुल्क भी वसूल करते थे। तो आप क्या देख रहे हैं कि बंदरगाह थे, बड़े-बड़े जहाज़ थे, सामानों से भरे रहते थे। आते कहाँ थे? इससे पहले जो आप देखे, मुख्य रूप से यहाँ पे अब आपको उल्लेख करना है रोम के बारे में। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। रोम, रोमन के साथ ट्रेड होता था। देखिए, रोम के साथ व्यापार होता था। जो रोम साम्राज्य था, उसका दबदबा आसपास के भूमध्यसागर क्षेत्रों पे था, जैसे मिस्र, तुर्की। तो रोम साम्राज्य उस समय हुआ करता था, क्योंकि यूनान का पतन हो चुका था, सिकंदर और धीरे धीरे यूनान साम्राज्य कमजोर हो चुकी थी, रोम साम्राज्य ने उसका जगह ले लिया था। तो ट्रेड जो चला था संगम काल का, रोम व्यापारियों के साथ चला था। जो रोमन व्यापारी होते थे, वो बोलेंगे कि जो तमिल समाज था, वहाँ पे निवास करते थे। मतलब समझ लीजिए बंदरगाहों पे रहते थे, बंदरगाह शहर निवास करते थे। कौन निवास करता था? रोमन व्यापारी। तो रोमन व्यापारी उस समय परमानेंट रूप से निवास कर रहे थे तमिल समाज में, अर्थात संगम राजवंश में रह रहे थे और व्यापार कर रहे थे। इनका बहुत सारा क्या बोलेंगे, जो रोम व्यापार था उसके सिक्के मिले हैं, अर्थात रोमन मुद्राएं मिली हैं। तो रोमन मुद्राएं मिली है। तो रोमन मुद्राएं मिली है, जिसमें सोने की मुद्रा है, चांदी की मुद्रा। हमेशा से रोमन शासक को, रोम के शासक को यही टेंशन रहता था, चिंता रहता था। क्या रहता था? रोम के शासकों को, जो भी शासन प्रणाली के भाग थे, कि भारत हमेशा से सरप्लस में रहा है, कैसे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जबकि भारत में ऑलमोस्ट सब सामान हो रहे थे, इनके पास तो सामान की कमी थी। तो हमेशा से चिंतित रहते थे, क्योंकि इनका ट्रेड क्या था? बोलेंगे ट्रेड डिफिसिट था, ट्रेड घाटा था। भारत सरप्लस में रहता था, अधिशेष में। धीरे तो धीरे धीरे रोमन बस्तियां बस्ती थी बंदरगाह शहर में, रोमन व्यापारी थे, रोमन मुद्राएं, चांदी की मुद्रा, सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे जब रोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, तो इसकी जगह ले लेते हैं अरब के व्यापारी, अरब व्यापारी, और ईस्ट अफ्रीका, लिखेंगे ईस्ट अफ्रीका के व्यापारी। क्योंकि समय के साथ रोमन साम्राज्य भी कमजोर पड़ गया, क्योंकि कांस्टेंटिनोपल एक अलग साम्राज्य उभर आया था। तो रोमन व्यापारियों का धीरे धीरे पतन हुआ, अरब व्यापारी इसकी जगह लिए, फिर ईस्ट अफ्रीका का व्यापार, फिर से इसके बाद रोमन साम्राज्य तीसरी शताब्दी में उभरा, रोमन साम्राज्य उभरा। अब यहाँ पे एक का जिक्र करना पड़ेगा आपको, हिप्पालस का। जो हिप्पालस है, इसने मानसूनी हवा की खोज की है, मानसूनी हवा के बारे में बताया। जब मानसूनी हवा के बारे में पता चला कि मानसूनी हवाएं हैं, जो भी करंट में दक्षिण पश्चिम से आती है, तो हिप्पालस एक नाविक था, नाव से भर कर सामान लाता था, व्यापारी भी था। मानसूनी हवा की खोज कर लिया। इसके बाद मानसूनी हवाओं के जरिए ही जहाज हिंद महासागर में आते थे, जाते थे।
तो मानसूनी हवा के जरिए जहाज क्या था, बोलेंगे हिंद महासागर में सफर तय करते थे और भारत पहुंचते थे। तो हिप्पालस एक नाविक था, कहाँ का नाविक था, तो बोलेंगे यूनान का था। क्या किया था, इसने मानसूनी हवाओं के बारे में बताया था और इसके बाद जहाज भर भर के आ रहे थे, हिंद महासागर में ट्रेड हो रहा था। तो ऐसा यहाँ पे एक आपको और लिखना है, ट्रेड के बारे में बताता है पेरिप्लस, किताब का नाम है। तो पेरिप्लस का राइटर अज्ञात है, क्या बोलेंगे, लेखक अज्ञात है। ये कभी कभी पूछ लेता है पेरिप्लस किसने लिखा है, तो पेरिप्लस का जो राइटर है अलग अज्ञात है। ये भी संगम काल के बारे में बताता है, साथ साथ में ट्रेड के बारे में बताता है। तो पेरिप्लस का राइटर अज्ञात है। अब आपने क्या देखा था कि उड़ीसा जो था आपका, वहां से हाथी के दांत आते थे, बेल नकाशी थे, तो उड़ीसा के कलाकार थे। आंध्र प्रदेश से मलमल का सामान आता था। फिर तट के पास, चूंकि तट वाला इलाका था, कोस्टल बेल्ट थे, तो क्या मिलते थे, सिप्पी, उसमें मोती मिलती थी। तो मोतियों से भरा हुआ सामान और मोती का भी ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा था। देखिए कोस्टल बेल्ट है, यहाँ पे सिप्पी मिलते हैं, सिप्पी में मोती मिलती थी। तो मोती का भी क्या होता था, व्यापार होता था। मोती की माला बनती है, काफी महंगे रहते हैं। बोला जाता था जो उरियूर था, उरियूर ये राजधानी थी पहले चोलों की, तो उरियूर में मोती बंदरगाह था, मतलब मोतियों से भरा हुआ बंदरगाह बोला जाता था उरियूर। ट्रेड का केंद्र था मोती का, इंटरनेशनल लेवल पे मोती का ट्रेड चलता था। तो स्पेशल कुछ दिखाई दे रहा है ट्रेड में, हाथी दांत, मोती, फिर क्या है, मलमल, मसाले, ये कुछ स्पेशल दक्षिण भारत को अलग बना देते थे। और इन्हीं की मांग जो था इंटरनेशनल लेवल पे था। तो एक साइड रोमन था, दूसरे साइड तमिल राजवंश थे, तमिल राजवंश, ठीक है। अब रोम से क्या जाता था, तमिल राजवंश की ओर, ये संगम राजवंश कर सकते हैं यहाँ पे, संगम राजवंश। तो रोम से जा रहा है संगम राजवंश में सोना चांदी, हाँ सोना चांदी और इसके साथ घोड़ा, ये नहीं होते थे। अर्थात रोम एक्सपोर्ट कर रहा है, रोम एक्सपोर्ट कर रहा है सोना चांदी घोड़ा। तो ये सोना चांदी क्या था, मुद्रा के रूप में, क्योंकि सामान खरीद रहा है संगम राजवंश से, तो पेड कर रहा है। तो सोना चांदी का फ्लो हो रहा था रोम से भारत की ओर। ओनली मंगा क्या रहे थे, घोड़ा, क्योंकि होता नहीं था भारत में घोड़ा। विशेष रूप से कैस्पियन सागर अमेरिका में घोड़े होते थे, तो रोम व्यापारी घोड़ा लाते थे और बेचते थे। और संगम काल में सारा सामान, ऊपर से क्या बोलेंगे, तो कपड़े और जोड़ देंगे इसमें, तो सूती के कपड़े, धातु के सामान, ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं रोम को। तो ट्रेड हमेशा भारत के ही सरप्लस में रहा है। ये है आपका संगम राजवंश का इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा और फैक्ट देख लीजिए इसमें, महिला की क्या स्थिति थी। धीरे धीरे तमिल समाज में महिला की स्थिति, जो संगम राजवंश है या तमिल समाज बोलिए, धीरे धीरे आर्यों का प्रभाव क्या था, बोलेंगे महिला की स्थिति, आर प्रभाव बढ़ रहा था। तो आर प्रभाव के साथ साथ बोलेंगे महिला की स्थिति में गिरावट आई थी। महिला की स्थिति में कैसे गिरावट आ रही थी, तो थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देना होगा कि विधवा विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ ऐसे दिखाना होगा कि महिला की स्थिति में संगम काल में धीरे धीरे गिरावट आ रही थी। इसका कारण था कि बढ़ता हुआ आर प्रभाव था, आर कल्चर को अपना रहे थे, महिलाओं की स्थिति
डाउनग्रेड हो रही थी, विधवा विवाह पर प्रतिबंध लग गया, सती प्रथा का चलन हो रहा था, सती प्रथा चलन में था, लेकिन समान नहीं था, पूरा अनिवार्य रूप से नहीं था, सती प्रथा का आगमन हो चुका था। इसके साथ बाल विवाह का उल्लेख करना होगा। फिर महिला एजुकेशन, कि महिलाओं को भी एजुकेशन से थोड़ा सा डिटैच कर दिया गया, हटा दिया गया, तो महिला शिक्षा पे रोक। फिर भी पूरी तरीके से उत्तर भारत की जो संस्कृति थी, दक्षिण भारत की संस्कृति में अंतर था महिलाओं को लेके, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। क्योंकि यहाँ दक्षिण भारत में बहुत सारी संस्कृति का एक प्रभाव था, तो महिला की स्थिति इतनी भी खराब नहीं थी जितना उत्तर भारत में धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। गुप्त काल आते आते उत्तरी भारत में महिलाओं की स्थिति में बहुत व्यापक रूप से गिरावट आया था, लेकिन दक्षिण भारत में धीरे धीरे और प्रभाव बढ़ रहे थे, तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आया था। अदरवाइज एक साइड आप देख रहे हैं कि महिला कवित्री है, डांसर है, तो चित्रकला में निपुण थी, पाक कला में निपुण थी, तो दूसरी ओर धीरे धीरे बाल विवाह का चलन हो रहा है, महिलाओं के एजुकेशन पर रोक लगाया जा रहा है, विधवा विवाह पे प्रतिबंध लगा दिया गया, सती प्रथा चलन में आने लगे। तो ये भी थोड़ा सा उल्लेख करना पड़ेगा आपको महिलाओं की स्थिति को लेकर। तो बस इतना ही है संगम राजवंश। फिर मिलेंगे किसी नए राजवंश के साथ जो मौर्य उत्तर काल है इसमें, क्योंकि बहुत सारे राजवंश है, अभी पढ़ना है हमको विदेशी आक्रमणकारी। तो बने रहिए टू डू आई एस में।